नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हितेश की बात और मैं हूं हितेश मोहन। आज अतीक अहमद को उमेश अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वो साबरमती जेल में कैदी नंबर 17,052 बनकर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। उसके ऊपर 101 मुकदमे हैं और 44 साल में उसको ये पहली सजा मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में उसका किस कदर आतंक था। आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश के दूसरे माफियाओं की किस प्रकार उनको राजनीतिक संरक्षण मिला और वो यूपी के लिए नासूर बन गए। कौन से फार्मूले से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उनकी कमर तोड़कर कानून का राज स्थापित किया। कुछ समय पहले एक थाने के निरीक्षण के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक के पद पर उसके कार्यालय में कार्यकाल के बारे में पूछताछ की। निरीक्षक की प्रतिक्रिया थी, जब से अपनी सरकार है। आप समझ सकते हैं कि सपा सरकार के प्रति जातिगत निष्ठा व्यक्त करने में संकोच न होने पर वो वरिष्ठ अधिकारी कितने अवाक रह गए होंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने, जो उस समय प्रभारी थे, 15 मिनट के भीतर आईजी को फोन कर दिया और पूछताछ की, क्या पूरे क्षेत्र में आपको यही एकमात्र थाना मिला है जहां आप निरीक्षण कर सकते हैं, जहां इंस्पेक्टर मेरी जाति का साथी है? आप दूसरे थाने का निरीक्षण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारी एक संकट में फंस गया। यदि वो निरीक्षण नहीं करता है तो इस प्रकार के प्रभारियों की हिम्मत और बढ़ेगी, वो शेखी बखारेगा और यदि वो इसी प्रकार अपने कर्म पथ पर बढ़ता रहता है, सही से निरीक्षण करता है, तो राजनीतिक आकाओं के साथ उसकी अधिक असहमति होगी। उन्होंने अपने एक पूर्व डीजीपी से सलाह ली, जिन्होंने इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित करने और स्टेशन में कमी पाए जाने वाले मापदंडों के आधार पर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में नकारात्मक प्रविष्टि जोड़ने के बारे में उनको सलाह दी। बीट रजिस्टर और सांप्रदायिक संवेदनशीलता का रजिस्टर अधूरा पाया गया। वरिष्ठ अधिकारी और निरीक्षक दोनों का बाद में तबादला कर दिया गया। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकारों के मुख्यमंत्री नियमित रूप से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे थे। 1989 से लेकर 2017 तक एसओ, सीओ, एसडीएम की पोस्टिंग सीधे मुख्यमंत्रियों द्वारा तय की जाती थी। राज्य पुलिस के एक पूर्व प्रमुख विक्रम सिंह के अनुसार, यदि थानों के प्रभारी निरीक्षकों की पोस्टिंग
शीर्ष राजनीतिक बॉस के द्वारा तय की जानी है तो फिर एसपी के पास कोई अधिकार ही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए जिनके हाथ में लगाम, उनको सलाम की प्रथा नियमित हो गई थी। जिला एसपी और एसएसपी के पास पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण करने के अलावा कोई और शक्ति ही नहीं बची थी। नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यभार संभालते ही 1917 में जीरो टॉलरेंस अपराध नीति के साथ शुरुआत की, जो किसी आदर्श बदलाव से कम नहीं थी। उन्होंने अपराधियों की अवैध तरह से वसूली गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, रोमियो स्क्वाड बनाए और ठोक दो की नीति लागू की। इस ठोक दो की नीति की बहुत आलोचना भी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता तो इस नीति के लिए पानी पी पी कर कोस रहे हैं, पर हकीकत यही है कि ये नीति कारगर रही है। उन्होंने संगठित अपराधियों या माफिया गिरोहों के बारे में पूछताछ की, पड़ताल की, जिन्हें लंबे समय तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अपराधियों को सिखाया गया कि अगर उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्हें गोली भी मार दी जा सकती है। और आज की इस शैली को जनता पसंद कर रही है। जनता कहती है कि पिछली समाजवादी सरकार जहां सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सफाई में समारोह करने में करती थी, वहीं योगी सरकार इसका इस्तेमाल कानून सुधारने में कर रही है। विक्रम सिंह जी ने 1913 में बाराबंकी के अंदर एक संदिग्ध आतंकवादी की हिरासत में मौत के बाद की कठिन परीक्षा को याद किया। उन्होंने बताया कि मैं स्वामी विवेकानंद पर एक स्मारक व्याख्यान देने के लिए हरिद्वार में था। मुझे स्थानीय पत्रकारों की भीड़ ने सूचित किया कि मेरे और ब्रिजलाल नाम के एक दूसरे अधिकारी, जो उस समय सिविल डिफेंस के डीजी थे, और 40 एसटीएफ कमांडो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मैं सोच में पड़ गया कि मैं हरिद्वार में रहकर बाराबंकी में एक बटन दबाकर कैसे किसी को मार सकता हूं। लेकिन हकीकत यही थी, मेरे के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। नवंबर 2008 में पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में सिलसिलेवार विस्फोट किए थे। यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने जल्दी ही संदिग्ध आतंकी को पकड़ भी लिया था। विस्फोटों के कारण बहुत सी मौतें भी हुई थी और इस केस का खुलासा इस तरह से हुआ कि खालिद मुजाहिद फैजाबाद अदालत से लखनऊ जेल लौटते समय लू लगने से मर गया, नहीं तो यह मामला भी सामने नहीं आता। अखिलेश यादव सरकार द्वारा संदिग्ध आतंकी के खिलाफ मामले वापस लेने के अनुरोध को बाद में उच्च न्यायालय ने पलट दिया। उच्च न्यायालय ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मामले वापस क्यों लें, इन व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित करें, चाहे वे आतंकवादी हैं या नहीं। ये अदालत का काम है, राज्य सरकार का नहीं। उस समय सरकार द्वारा यह माहौल बनाया गया था ताकि विशेष कार्यबल या आतंक विरोधी दस्ते का कोई भी पुलिस अधिकारी आतंकवादी मामलों की जांच करने या प्राथमिकी दर्ज करने की हिम्मत ही न करे। समाजवादी सरकार हम पर हत्या का आरोप लगाकर
ये कहना चाहती थी कि पुलिस वालों की इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सीरियल धमाकों के पीछे छिपे आतंकवादियों को देख सके। यूपी पुलिस को स्पष्ट संदेश था, हम अंत तक आपको परेशान करते रहेंगे और आतंकवादियों के खिलाफ आपके पापों के लिए आपको जवाबदेह ठहराएंगे। आखिरकार पूर्व डीजीपी और भाजपा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल के अनुसार सरकार ने पहले ही मामलों को वापस लेने और वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का फैसला कर लिया था, पहले ही कर लिया था। बाद में दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला अदालत ने खारिज कर दिया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अखिलेश यादव ने अपने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दोष मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित झूठे मुकदमों को वापस ले लेंगे, इस तर्क के साथ कि अकेले राज्य सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी और अभियुक्तों को एक केंद्रीय कानून के तहत बुक किया गया था। बाद में अदालत ने यूपी सरकार को आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया। 12 साल की जांच और मुकदमे के बाद फैजाबाद अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने फैजाबाद जिला अदालत के परिसर में नवंबर 2007 में हुए विस्फोट के लिए दिसंबर 2019 में 2 आतंकवादियों तारिक आजमी और मोहम्मद अख्तर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 27 अगस्त 2018 को लखनऊ ब्लास्ट केस में आजमगढ़ के तारिक आजमी और कश्मीर के रामबन के मोहम्मद अख्तर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दुश्मन और या निकासी, वक्फ संपत्ति और गरीबों की भूमि के रूप में सूचीबद्ध संपत्ति पर जबरन कब्जा करके माफिया से राजनेता बने सक्रिय राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से पिछले 3 दशकों में माफियाओं ने भारी संपत्ति अर्जित की थी। उन्होंने मवेशियों के अवैध वध सहित बिहार और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी कर पैसा इकट्ठा किया। ब्रजलाल जी का दावा है कि 1989 में सपा के सत्ता में आने के बाद से मुलायम सिंह ने अपराधियों की लंबी फहरिस्त को बढ़ावा दिया है। अरुण शुक्ला, गाजियाबाद के डीपी यादव, इटावा के कमलेश पाठक, मेरठ के मदन भैया, प्रयागराज के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, उसके बड़े भाई अफसल अंसारी, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, बालेश्वर यादव, गोरखपुर के ओम प्रकाश पासवान सहित बहुत से लोग उनमें से हैं। योगी आदित्यनाथ उसी वामपंथी जैविक व्यवस्था के पीछे पड़े हैं जिसने गंगा जमुनी तहजीब के विचार को एक राजनीतिक विचार के रूप में आगे बढ़ाया है। ये कहानी दरअसल 1947 में विभाजन के बाद भारत लौटने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं को शामिल करने के लिए लिखी गई है। अन्य नवाबों और जमींदारों ने तो पाकिस्तान की स्थापना के लिए काम किया ही था। सुलह, दुर्बलता और भाई भतीजावाद को समर्थन, ये 3 बिंदु थे जिसके द्वारा पूर्व की सरकारों ने रैंक आधारित क्षेत्रीय समूह को संचालित किया और जो यूपी को नियंत्रित करते थे। तुष्टीकरण का एक और उत्कृष्ट उदाहरण वो सांप्रदायिक हिंसा विधेयक था जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने
प्रस्तावित किया था। यदि संसद ने विधेयक को मंजूरी दे दी होती तो हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में माना जाता। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी, इसलिए कुछ जगहों पर कोई छापा ही नहीं पड़ा। विक्रम सिंह जी कहते हैं कि सब कुछ अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर किया गया, जबकि वास्तव में सभी के हितों को नुकसान पहुंच रहा था। यदि आपने एक महंगी कार संपत्ति खरीदी है या किसी अमीर परिवार की आसन्न शादी के बारे में सुना है, तो आपका फायदा उठाए जाने की प्रबल संभावना थी। सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्पित माफिया ये घोषणा करेगा कि एक विशिष्ट राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा। लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में युवाओं का कारों में शराब पीना, बाजारों में महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करना आम बात थी। ऐसे दृश्य असामान्य नहीं थे। माफिया ने उप पंजीयक कार्यालय के कर्मचारियों की मदद से प्रमुख संपत्तियों को निशाना बनाया और फर्जी कागजात तैयार किए। माफिया ने इलाहाबाद में महज 51 लाख रुपए में 10 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। गिरोह के सरगना का बेटा वहां एक नर्सिंग होम खोलना चाहता था और जमींदार को बताया गया कि जमीन का मूल्य केवल तभी प्रासंगिक है जब आप उसका आनंद लेने के लिए जीवित रहें। गाजीपुर जिला जेल में गाजीपुर के डीएम और मुख्तार अंसारी बैडमिंटन खेलते थे। जेल में मुख्तार के पास एक तालाब था जहां वो मछलियां पालता था। अतीक अहमद, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल माना जाता था। मुख्तार अंसारी के गिरोह के 2 सदस्यों रॉकेट और डिम्पी के खिलाफ एक काल्पनिक मामला बताता है कि कैसे उसे पंजाब की जेल में स्थानांतरित किया जा सका और किस प्रकार उसको कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लगातार प्रेशर दिया और यूपी में उसके स्थानांतरण को रोकने के लिए योगी सरकार क्यों बेबस हो गई। शैलेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक डीएसपी ने मुख्तार अंसारी को दी जाने वाली एलएमजी को जब्त कर लिया था। उन्हें इस हद तक सताया गया कि उन्होंने आखिर में इस्तीफा दे दिया। जाहिर है सपा सरकार ने माफिया गिरोहों के आगे घुटने टेक दिए थे। सपा के नेता आजम खान ने एक बार दावा किया था कि हमारे इलाके पर पीएसी द्वारा कभी आक्रमण नहीं किया गया था। अपेक्षाकृत कम अधिकारी गैर कानूनी आदेशों को स्वीकार करने के लिए उस समय तैयार थे, लेकिन विवश थे। राजनीतिक विशेषज्ञ ए.के. वर्मा सेंटर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोसाइटी एंड लॉजिस्टिक्स इश्यूज कानपुर के अध्यक्ष ने 1971 में अनुभवी कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी के संघर्षों में सबसे पहले सरकारी मामलों में कानून तोड़ने वालों की धारा और असमंजस के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वर्मा लिखते हैं, उनके अनुसार पिछले 50 वर्षों में मोटे तौर पर 3 चरणों को में विभाजित किया जा सकता है। 50 वर्षों को राजनीति का माफियाकरण, अपराधियों का अपराधीकरण और राजनीति का अपराधीकरण। अपराधियों के साथ राजनीतिज्ञों का घनिष्ठ संबंध था, जो मुंबई फिल्म उद्योग के साथ साथ
राजनीतिक व्यवस्था में मायने रखने वाले सभी लोगों के लिए बाद में विस्तारित हो गया। वर्मा का दावा है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी राज्य में इस तरह के एक जोरदार विरोधी संगठित अपराध अभियान शुरू करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। वो माफिया के सफलतापूर्वक रोकने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। माफिया विरोधी अभियान राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य को खोए हुए क्षेत्र को पुनः गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने की अनुमति देगा। उन्होंने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं जो एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए। अतीत में कल्याण केवल अपराधियों तक ही सीमित था। सरकार वास्तव में पहली बार आम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जरूरी यह है कि आदित्यनाथ के अभियान की तरह हमें समाज पर संगठित अपराध के प्रभाव को मिटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास की आवश्यकता है। संघर्ष को सिर्फ यूपी से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। यदि सभी बड़े राज्यों में इसी तरह का अभियान शुरू किया जाए तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। यूपी सरकार ने शुरुआत में अपराधियों पर फोकस किया। यदि राजनेताओं को पहले निशाना बनाया गया होता तो प्रतिरोध की राजनीति के आरोप लगते। जैसे ही माफिया गिरोहों को रोका गया, उनकी अवैध संपत्ति को लिया गया, उनकी व्यावसायिक इमारतों पर कब्जा किया गया और नष्ट किया गया, तभी उन पर चारों तरफ से अटैक होने लगे। परंतु योगी आदित्यनाथ को यह अच्छी तरह मालूम है कि यदि आप पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं तो आपको अचानक बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक का दावा है कि बसपा उम्मीदवारों को सभी जातियों के स्थानीय अभिजात्य वर्ग से चुना जाता था और दलित वोट बैंक पर वो भरोसा करते थे, जिससे पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए उन पर नियंत्रण करना आसान हो गया था। सपा और बसपा प्रत्याशियों के बीच के इस अंतर को इसी संदर्भ में रेखांकित किया गया है। हालांकि सपा के मामले में जिले के स्थानीय सरदारों की तरह थे। उनके स्थानीय नेता जिले के नेता जो स्थानीय पार्टी मशीनरी को नियंत्रित करते थे और उनकी जेबें बहुत गहरी थी और ऐसे नेताओं पर पार्टी का अनुशासनात्मक विप कोई काम नहीं करता था। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के अनुसार जब वो सेवा में शामिल हुए थे तो एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने उनसे कहा था कि आपको राजनीतिक आकाओं के अनुसार कानून और दिन की व्यवस्था के बीच में चयन करना होगा। पुलिस निरीक्षक का यह कहना उस समय के माफियाओं के साथ राजनीतिक संरक्षण को सबसे बेहतर तरह से रेखांकित करता है। मऊ में 2005 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान उस समय गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर हमले के लिए मुख्तार अंसारी गिरोह जिम्मेदार था। अंसारी उस समय मऊ के विधायक थे। 1991 में जब दिवंगत भगवा नेता कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो पहली बार उनको माफिया नेताओं की आंच का सामना करना पड़ा था। आदित्यनाथ जी ने कल्याण सिंह के पुलिसिंग के इसी दृष्टिकोण के
1991 में जो अपनाया था उन्होंने, उस दृष्टिकोण से एक पन्ना लिया है और इसी के अनुसार उन्होंने 5 साल 17 से 22 तक जनता की सेवा की थी और आगे भी इसी जज्बे के साथ जनता की सेवा करने के लिए कृत संकल्प हैं। इन्होंने ही, इस दृष्टिकोण ने ही उनको जनता का लाडला बना दिया है और माफियाओं को उनकी औकात बता दी है। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यदि आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।